मेरी विधवा चाची हर रात नई नवेली दुल्हन बनकर छत के एक कमरे में चली जाती थी। फिर वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। जब मैं अपनी चाची से उस कमरे के बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था और वह बातें बनाने लगती थी। मुझे उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं एक दिन उस कमरे में खिड़की से देखी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि चाची तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति बाहर चले गए। वह दूसरे शहर में नौकरी करते थे। मुझे अपनी पति के बिना घर पर कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा चाची थी। मेरे पति के चाचा बरसों पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। घर पर ज़्यादा काम नहीं रहता था। मैं और मेरी चाची मिलकर जल्दी से घर के सारे काम कर लिया करते थे, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते थे। मैं दिन भर कमरे में बोर हो जाती थी। मेरी चाची मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। इसलिए मैं भी चाची से ज़्यादा बोलती नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अपने ससुराल में सभी को एक तरह प्यार करना, लेकिन वह तो मेरे पास आती ही नहीं है, मुझसे दूर दूर ही रहती थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो शुरुआत में उनके बहुत करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत समझ में आ गई कि उन्हें कैसा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मायके में तो मेरी मम्मी और चाची दोनों दियादिन इतना घुल मिल कर रहती थी कि पता ही नहीं चलता था कि यह लोग दियादिन हैं या फिर बहनें। लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया था, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे लगा सबका स्वभाव अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। शायद मेरी चाची कम बोलती हैं। मेरे पति जब भी अपनी कंपनी में फ्री होते हैं तो मेरे पास फ़ोन लगाकर बात कर लिया करते थे। वैसे भी हमारी अभी नई नई शादी हुई थी, एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा ज़्यादा समय मोबाइल और टीवी के साथ ही बीतता था। मैं रात में अपने कमरे में टीवी देखते देखते सो जाती थी, लेकिन आज पता नहीं टीवी चल ही नहीं रहा था। रात हो गई थी। मैंने काफ़ी टीवी चलाने की कोशिश की, लेकिन टीवी चला ही नहीं और नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मुझे पकवानों की खुशबू आने लगी। मैं सोची, इतनी रात को पकवान कौन बना रहा है। फिर सोचा कि शायद मोहल्ले में किसी के घर बन रहा हो, जिसकी खुशबू मेरे घर तक आ रही है। लेकिन खुशबू इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही घर में बन रहा हो। ऐसी खुशबू तो तेज आती थी, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं इस घर की नई बहू थी। मेरे पति ने कहा कि इस घर में अपने काम से काम रखना, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहना। और मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे ईयरफोन भी मिल नहीं रहा था और ना ही टीवी चल रहा था। मुझे कुछ देर में अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन काफ़ी रात गुजर गया। आवाज़ और खुशबू आती रही। मैंने सोचा कल चाची से पूछूंगी कि क्या हो रहा था, किसकी आवाज़ आ रही थी। अगले दिन अपनी चाची से पूछा, चाची जी, कल आपने कुछ आवाज़ सुनी थी क्या? तो चाची जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, सोनी, कौन सी आवाज़? मैंने तो कुछ नहीं सुना। लेकिन उनके चेहरे की हवाइयों से साफ समझ आ रहा था कि चाची जी मुझसे कुछ तो छुपा रही थी। फिर बोली, सोनी, कहीं तुम्हारा वहम होगा। पर यह मेरा वहम नहीं था। मैं चाची जी के सामने बार बार नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं सच में आवाज़ सुनी थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ चाची जी, हो सकता है शायद मेरा वहम हो। इसके बाद मेरी चाची मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मुझे हर बार अनदेखा कर रही थी। जब भी मैं उनके सामने जाती तो वह मुझसे नज़रें चुराने लगती थीं। आज रात को मेरा टीवी तो चल रहा था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने टीवी की आवाज़ तेज़ नहीं किया। थोड़ी देर में पकवानों की खुशबू मेरे कमरे तक आने लगी और फिर वैसे ही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैंने सोचा कि आज तो ज़रूर चाची जी ने सुना होगा यह आवाज़। अगले दिन मैं चाची जी से पूछी तो चाची जी, कल तो मैंने आवाज़ सुनी थी, आपने भी ज़रूर सुनी होगी। वह मेरा कोई वहम नहीं था। आज भी मैंने वही आवाज़ सुनी थी। आज तो आपने ज़रूर सुना होगा। वह बोली कि हाँ सुनी, मैं भी सुनी थी। हमारे ऊपर वाले कमरे में कोई खतरनाक आत्मा का साया है। रात होते ही उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है, इसलिए मैंने इस कमरे में ताला लगा कर रखा है। मेरी चाची की ऐसी बात सुनकर मुझे उनके ऊपर थोड़ा शक हुआ कि कहीं इन सब के पीछे मेरी चाची जी का हाथ तो नहीं है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कही और अपने कमरे में चली गई। आज रात को मैं फिर से टीवी नहीं चलाई। रात होते ही पूरे घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू फैलने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह अजीब आवाज़ भी आने लगी। आज मुझे रहा नहीं गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। उसके बाद जो मेरी आंखों ने देखा उसे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। यह मैं क्या देख रही थी। मेरी चाची विधवा होने के बावजूद दुल्हन की तरह सजी थी, किचन में पकवान बना रही थी। वह मुझे देखती इससे पहले ही मैं छुप गई। मैं जानना चाहती थी कि यह सब क्या चल रहा है। मैं छुप कर देख रही थी। मेरी चाची आधी रात को किचन से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ऊपर के कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर मैं उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। मेरी चाची यह क्या कर रही थी, यही सवाल मेरे मन में घूम रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि 3-4 लोग आराम से खा लेंगे। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे सामने मेरी चाची एक पहेली की तरह थी जिसे मैं हल करना चाहती थी। मुझे चाची जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि विधवा होने के बावजूद उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया था। इस उम्र में यह सब, भगवान सच में कलयुग आ गया है। मैं क्या करूं? यही सोच रही थी कि अगले दिन जब चाची जी बाजार चली गई तब मैं चुपके से उस कमरे में चली गई। मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने डरते डरते खिड़की खोलकर अंदर का नज़ारा देखी। मैं चकरा गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत अपने पति को बुलाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बुलाएं, क्योंकि अगर उन्हें सच बता दूं तो उल्टा में वह मुझे ही डांटेंगे। मैं बीमारी का बहाना बना दी। यह सुनकर मेरे पति बाहर से जल्दी ही चले आए। मैंने उनके सामने थोड़ा बीमार होने का नाटक किया। फिर जब रात हो गई तो जानबूझकर उन्हें सोने नहीं दे रही थी। जैसे ही पकवानों की खुशबू आने लगी, मैं तुरंत से अपने पति को बहाने से कमरे के बाहर ले आई। किचन के पास पहुंची, उसके अंदर रूम गई, क्योंकि आज उन्होंने अपने चाची का नया रूप देखा था। दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वह अपनी चाची को आवाज़ देने ही वाले थे, तभी इस सारे में उन्हें मैंने रोक दिया। चाची जी किचन से पकवान लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगी। ताला खोला और अंदर गई। पीछे से मैं और मेरे पति भी उस कमरे में पहुंच गए। हम दोनों को देखकर चाची जी के तो होश ही उड़ गए, जैसे कि उनकी कोई चोकड़ी पकड़ी गई हो। हमने देखा कि कमरे में एक बुजुर्ग से व्यक्ति, जिसका बाल दाढ़ी लंबे थे, और एक 12 साल की लड़की थी जो शायद सही से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि देखो अपनी चाची की सच्चाई, यह हम लोगों के पीछे कितना गंदा काम करती हैं। इतना कहते ही मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि यह कोई गैर आदमी नहीं है, मेरे चाचा हैं, लेकिन यह तो वर्षों पहले मर गए थे, तो आज खुद कैसे जिंदा हो गए। और यह लड़की कौन है, इसे तो मैं जानता भी नहीं। मैं अपनी चाची के पास बैठ गई और बोली कि चाची, उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोली कि चाची, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। यह सब क्या हो रहा है, बताओ। तब चाची जी ने कहा कि बेटा, अब तुम दोनों को अपनी सच्चाई पता चली गई है तो सुनो, मैं तुम्हें दोनों को पूरी बात बताती हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं 12 साल का था, मेरे चाचा बस से घर आ रहे थे, तभी बस पानी में गिर गई, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। पुलिस ने तुम्हारे चाचा को ढूंढने की बहुत कोशिश की।
जब वो नहीं मिले तो सब लोगों ने उन्हें मरा घोषित कर दिया। हम लोग तब काफ़ी कर्ज में डूबे थे। उनके मरने के बाद सभी कर्जदारों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके इंश्योरेंस के पैसों से मैंने सबका कर्ज उतार दिया। खुद मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाली, क्योंकि तुम्हारी माँ और बाप बचपन में ही मर गए थे और तुम ही बस मेरा सिर्फ इकलौता सहारा थे। करीब 4 साल बीत गए थे जब सब लोग ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था और मैं विधवा के रूप में रहने लगी थी। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे चाचा का फ़ोन आ गया। मैं घर आ रहा हूँ, मेरे बस का एक्सीडेंट हो गया था। मैं पानी में गिर गया था, लेकिन मेरी सांसें चल रही थी। तभी कुछ गांव वाले मुझे अपने साथ लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज किया। महीने भर मुझे होश नहीं रहा था और जब होश आया तो सर पे चोट लगने की वजह से मेरी यादाश्त खो चुकी थी। और जबकि मुझे 4 साल बाद सब कुछ याद आया तो मैं अपने बीवी और भतीजे के पास आना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि तब आपकी बस का एक्सीडेंट हुआ था। उनका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस वालों ने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया था, जिससे मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। उस पैसों से मैंने सबका कर्जा उतार दिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वापस नहीं आऊँगा, वरना इंश्योरेंस के पैसे वापस करने पड़ेंगे और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उन पैसों के वापस कर सकें। लेकिन अपने परिवार से दूर कोई नहीं रह सकता है। एक बार चुपके से तुम्हारे चाचा मुझसे मिलने आए, फिर मैंने उन्हें रोक लिया। हमने एक प्लान बनाया कि जिससे कि तुम्हारे चाचा अपने ही घर में छुप कर रहने लगे। मेरे पति ने कहा कि यही कारण था कि आपने मुझे हॉस्टल में पठाया ताकि मैं घर में ज़्यादा समय ना रह सकूं, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरी चाची ने कहा कि हाँ बेटा, यही कारण था, क्योंकि तुम उस समय ज़्यादा बड़े नहीं थे। मैंने सोचा कि कहीं तुम भूलवश किसी से कहना दो तो बहुत समस्या आ जाएगी। तभी मेरा एक दूसरी बेटी पैदा हुई। दुनिया वालों से छुपकर मैं इस घर में ही खुद जन्म दिया और आज तक किसी को मेरी बेटी के बारे में पता नहीं है। यह 12 साल की हो गई है, लेकिन इसका दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि यह जब से पैदा हुई है तब से आज तक इसी कमरे में बंद है। दिन भर मैं इनसे दूर रहती थी, लेकिन जब रात को सब लोग सो जाते थे तब मैं इन दोनों के लिए अच्छा खाना बनाती और प्यार से अपनी बेटी को खिलाती, तो यह मुझे अजीब अजीब आवाज़ में अपना गुस्सा जाहिर करती थी। यह आवाज़ सोनी ने सुनी थी, पर मैंने इसे कहा कि यह किसी आत्मा की आवाज़ है, ताकि तुम लोग डर जाओगे और फिर कभी इस बारे में बात नहीं करोगे। दिन भर मैं जमाने के डर से विधवा के लिबाज में रहती थी, लेकिन जब रात में पति के पास जाना होता तो मैं फिर से अच्छी तरह से तैयार हो जाती थी। अब तुम लोग ही बताओ कि मैंने क्या गलती की, और तुम लोग ही बताओ मैंने क्या कुछ गलत किया है। मेरे पति ने कहा कि चाची, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमारा समय पहले जैसा नहीं है। हम इंश्योरेंस के पैसे लौटा देंगे। चाचा और मेरी छोटी बहन भी इस दुनिया की खुली हवा में सांस लेंगे, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कुछ समय बाद इंश्योरेंस के पैसे मेरे पति ने लौटा दिए। अपने भतीजी का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, एक स्कूल में एडमिशन करवाया। बाहर लोगों के साथ रहते उनके दिमाग की बीमारी ठीक हो गई। मेरे चाचा जी भी काम करने लगे। मेरी चाची सबके सामने सिंदूर लगाने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।